गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को हेनरी लॉ पढ़ाया था, हेनरी का नियम पढ़ाया था। और हेनरी का नियम मैंने लिखा दिया था, जिसमें मैंने लिखाया था कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, कहने का मतलब क्या है, कोई गैस जो है विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, नहीं बना पाती है, तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसमें मैंने फॉर्मूला रखाया था M प्रोपोर्शनल P, जहां M आयतन में M ग्राम गैस घुली हो और P क्या होता है, उसका साम्यावस्था पर लगाया गया दाब। इसलिए फॉर्मूला बना था P प्रोपोर्शनल P, या P बराबर या M बराबर में हो गया था KP। यहाँ पर K क्या था, आपका एक स्थिरांक था। पर मैंने इसको एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया था। इसमें फॉर्मूला बना था P बराबर में KH इंटू X। इसको हम चाहे X कह दें चाहे काई कह दें, X कहें चाहे काई कहें, ये जो होता है वो मोल प्रभाज होता है, यानी कि X को मोल प्रभाज कहते हैं। चाहे यूँ कहते हैं कि मोल प्रभाज को हम X से प्रदर्शित करते हैं। कई कई लोग इसे X पढ़ते हैं, कई कई लोग इसे काई पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने इसको डिफाइन किया था कि विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यदि गैस का विलयन में मोल प्रभाज X तथा वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P हो, तो हेनरी नियम के अनुसार P बराबर में KH इंटू X आपका फॉर्मूला मैंने सिद्ध किया था। उसके बाद इसकी आती है लिमिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है और इसकी लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो लिमिटेशन में क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन आता है कि हेनरी का नियम जो होता है, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। किसके लिए मान्य है? आदर्श गैस। भाई देखिए, आदर्श गैस क्या होता है, नाम सुना होगा आदर्श गैस या आइडियल गैस इक्वेशन P बराबर में nRT। ये एक काल्पनिक समीकरण होता है, वास्तविक समीकरण नहीं होता है। तो हेनरी का नियम आदर्श गैस के लिए तो मान्य है, लेकिन फिर भी इस नियम का उपयोग कम दाब पर, किस पर? कम दाब पर, जहां पर कम से कम दाब लगता है, कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए किया जाता है। क्योंकि कम दाब पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, यानी कि जहां पर दाब कम होता है वहां पर वास्तविक गैस जो होती है वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। ठीक है बच्चों। सेकंड रूल्स अर्थात की सेकंड लिमिटेशन क्या है कि यह नियम उन गैसों पर लागू होता है, आपको हम समझा रहे हैं, आपको नोट को करना है। सेकंड नियम है कि यह नियम उन गैसों पर लागू होती है जो विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, यानी गैस जो है वो विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, इससे विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। जो गैस विलयन में रासायनिक परिवर्तन करती है उन गैसों पर यह नियम लागू नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि अमोनिया पर, मतलब इस नियम को जो है अमोनिया पर लागू नहीं किया सकता। क्यों नहीं किया सकता? जैसे ही अमोनिया NH3 को हम जल में मिलाते हैं तो ये सीधा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि इस नियम को अमोनिया पर लागू नहीं किया सकता, क्योंकि अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का निर्माण करती है। तीसरा नियम आता है, यह नियम उन गैसों के लिए लागू नहीं होता है, यह नियम जो है उन गैसों के लिए लागू नहीं होता है जो जल या किसी अन्य द्रव में घुलकर आयनों में विघटित हो जाती है। मतलब यह नियम जो है उन पर लागू नहीं होता है जो
जल अवरुद्ध हो जाते हैं। जल अवरुद्ध का मतलब वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब H+N और OH -N या धनायन या ऋणायन में अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे इस नियम को HCl गैस पर लागू नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि HCl गैस जल में घुलकर H+N तथा Cl- आयन का निर्माण करती है। समझे बच्चों? अब उसके बाद टॉपिक आता है वाष्प दाब का अवनमन। लिखा है कि लोअरिंग प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर माना होता है वाष्प दाब और लोअरिंग माना होता है अवनमन। लोअर माना होता है निम्न, हायर माना होता है उच्च, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी के पहले आपको हम पहले कुछ चीजें बताना चाहेंगे। आपको पहले हम कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि द्रवों का वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब कैसे होता है। देखा होगा कि किसी द्रव को जब हम खुले पात्र में रख देते हैं, किसी द्रव को जो है जब हम खुले पात्र में रख देते हैं तो क्या होता है, अधिक गतिज ऊर्जा के अणु द्रव के पृष्ठ को छोड़कर, यानी कि द्रव कैसा खुले पात्र में रखा है, जब उस पर बहादाब पड़ता है तो वह द्रव वाष्पीकृत होकर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है ना। अब क्या होता है, वाष्प वायु में कैसी होती है, मिलती रहती है। इस प्रकार धीरे धीरे द्रव का वाष्पीकरण हो जाता है। जब ताप स्थिर कर दिया जाए, जब ताप कैसा कर दिया जाए, जब ताप स्थिर कर देते हैं तो किसी द्रव को बंद पात्र में रखते हैं तो द्रव की सतह से अणु वाष्पित होकर द्रव के ऊपर एक निश्चित स्थान में एकत्रित हो जाते हैं, एक निश्चित स्थान में एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात द्रवों का क्या हो जाता है, द्रवण हो जाता है। अर्थात द्रवों का क्या हो जाता है, द्रवण हो जाता है, यानी कि द्रव जो है वो द्रवण हो गया, अर्थात वो वाष्प रूप में ऊपर जम गया और फिर कुछ समय के पश्चात वह वाष्प पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात द्रव साइन ऑफ रिवर्सिबल किस्म हो गया द्रवण। तो ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, और फिर क्या होता है, पलट जाता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता का बार बार होते रहना ही लोअरिंग प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। आई मीन टू से वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। अब इसको हम बताते हैं, बता रहे हैं कि किसी विलायक में, अब इसको हम यहाँ से लिखना बताते हैं, कैसे लिखेंगे परीक्षा में। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ का मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनती, जो उड़ता नहीं हो। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। जैसे जल है, जल तो गर्म करने पर उड़ जाता है, परंतु उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दें कि वो जल ना उड़ सके, जैसे मोम मिला दिया या प्लास्टिक मिला दिया, कोई अन्य ऐसा विलेय पदार्थ मिला दिया जिससे उसका वाष्पन रुक जाए, तो उसे हम कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ। तो क्या है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या होता है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब, अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यानी कि विलयन का वाष्प दाब जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे और लिखेंगे कि यदि किसी ताप पर, कोई ताप है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को लिखते हैं P0 से, और विलयन का वाष्प दाब PS, और विलयन का वाष्प दाब PS है तो क्या बन जाता है,
P0 माइनस PS, P0 माइनस PS। और देख लीजिए, यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, कहीं कहीं लिखा होता है केवल PS, चाहे कहीं कहीं लिखा होता है केवल P और कहीं कहीं लिखा होता है P0। तो चाहे P लिखा हो P0 लिखा हो, कोई घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। और विलयन का वाष्प दाब क्या है? PS। तो P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, और P0 माइनस PS अपॉन में P0 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो आप इसको लिख लेंगे, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, मैंने समझा दिया है। अब एक अगला टॉपिक आता है राउल्ट का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अक्सर ये पूछा जाता है। तो क्या है राउल्ट का नियम? हम इसको लिख देते हैं, वाष्प सबसे पहले बता देते हैं कि राउल्ट का नियम जो है वो अवाष्पशील पदार्थों के लिए है। अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के वाष्प दाब का अवनमन, उनके प्रयोग किए गए और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर एक नियम की रचना की, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। और वैज्ञानिक कौन थे? FM राउल्ट, और इन्होंने 1887 में इस नियम को दिया। तो इसको पुनः बता देते हैं कि राउल्ट, FM राउल्ट पूरा नाम होता है। 1887 ने वाष्पशील पदार्थों के विलयनों के वाष्प दाब अवनमन पर अनेक प्रयोग किए और उनसे प्राप्त विलयनों और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर एक नियम की रचना की, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अब इसका मेन डेफिनेशन आता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज, विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए बच्चों, इतनी सिंपल परिभाषा आप किसी भी बुक में देख लेना, आपको इससे सरल परिभाषा कहीं भी नहीं मिलेगी राउल्ट के नियम की। इसलिए आप इसी डेफिनेशन को लर्न करें, आप इसी डेफिनेशन को याद करें, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, बहुत ध्यान देंगे, और इस पर सवाल परीक्षा में अवश्य आता है। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट नियम है। बता रहे हैं कि यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक, समान ताप पर शुद्ध विलायक P0, मैंने कहा चाहे P0 लिखो और चाहे केवल P लिख सकते हैं, P0, और विलयन के वाष्प दाब PS, विलयन को किससे पढ़ते हैं? सॉल्यूशन से। वाष्प दाब P, तो विलयन का वाष्प दाब PS है। क्या लिखा? यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक P0 या P और विलयन के वाष्प दाब PS है, का वाष्प दाब PS है, और विलयन में विलय और विलायक
के मोलों के प्रभाज, विलय का मोल प्रभाव स्मॉल एन तथा विलय का मोल प्रभाव कैपिटल एन है, तो राउल्ट के नियमानुसार फॉर्मूला बनता है P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर में स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल। ये फार्मूला आपका सिद्ध हो जाता है, ये फार्मूला आपका ये बन जाता है। ठीक है, अब एक तो ये फार्मूला आपका हो गया P0 माइनस PS। मैंने बताया चाहे P0 जगह पर हम P भी ले सकते हैं, या P0 जगह पर ले सकते हैं, मतलब P0 जगह पर हम P भी ले सकते हैं। एक ये हो गया। अब आता है तनु विलयनों के लिए। तनु विलयनों के लिए तो रहता है P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर में स्मॉल n अपॉन में कैपिटल। ठीक है, चूंकि n बराबर में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल n और कैपिटल n बराबर में कैपिटल w अपॉन में कैपिटल m, ये भी हो जाता है। तो यह करके बन जाता है फार्मूला। या करके लिख देंगे कि यहाँ पे स्मॉल n वगैरह दी गए, तो यहाँ पर हम ये मान रख सकते हैं। दिस इज प्रूव्ड, ये आपका दिस इज प्रूव्ड, ये आपका राउल्ट का नियम हो गया, ये उसकी फार्मूला हो गए। इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में कराएंगे। अब इसकी आती है क्या, सीमाएं आती है। क्या आती है, सीमाएं। किसकी, राउल्ट के नियम की, राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो पहला नियम, पहली सीमा क्या होती है, नंबर 1, फर्स्ट सीमा इसकी है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। किस पर होता है, राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि राउल्ट का नियम सांद्र विलयनों पर यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। सेकंड पॉइंट, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील, राउल्ट का नियम केवल जो है वो अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है, जबकि वाष्पशील पदार्थों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो पदार्थ विलयन में वियोजित होते हैं, जो पदार्थ विलयन में कैसे होते हैं, वियोजित होते हैं, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। मतलब वियोजित का मतलब क्या है, जो पदार्थ विलयन में विघटित हो जाएं, टूट जाएं, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। कल हम राउल्ट के नियम के न्यूमेरिकल लगवाएंगे, उसके बाद फिर हम इसके और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उनको हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में अपने फ्रेंड्स को जोड़ें, इस ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को जोड़ना है। हमने ग्रुप एडमिन बैलेंस बना दिया है, वो अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसमें ऐड करें, जोड़ें, ताकि इस वीडियो का, इस पढ़ाई का, इस कोर्स का सभी को अधिक से अधिक फायदा हो सके। निरंतर पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, लर्न करते रहिए, समझते रहिए। बी सेफ। आज के लिए समाप्त, धन्यवाद।